Wien's law of black body radiation of energy distribution curves। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लॉ को चूज किया हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए। हमने दो टॉपिक्स ऐसे देखे हुए हैं जिसमें हमने एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है। एक मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने क्या किया, एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी पार्टीशन के लिए एनर्जी पार्टीशन के लिए एक टॉपिक बनाया था, एक कॉन्सेप्ट बनाया था, वो भी हमने पीछे देखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स में। यहाँ पर फिर एक एनर्जी के लिए, पर यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना वो ब्लैक बॉडी की एनर्जी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ बनाए जाएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी जाएगी एनर्जी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर यह देखा जाएगा कि कर्व्स कैसे बनते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के। जो एनर्जी हमें मिलती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, और उस एनर्जी के जो हम कर्व्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। वो बहुत ऐसे देखेंगे पॉपुलर कर्व्स होते हैं, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट कर्व्स की जो है ना वो कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, जिस वजह से 4 लॉज बने हुए थे। यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर काम हुआ कैसे। फर्ज कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी ठीक है 99% है, 100% ब्लैक बॉडी नहीं होती अर्थ पर, और ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है। फर्ज कर ले इस ब्लैक बॉडी की जो ये कैविटी है इसको हम नीचे से हीट अप करते हैं। जैसे ही हीट अप कर लेते हैं फिर क्या होता है, यहां से इन बीच में से कैविटी में से इन रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही एनर्जी निकलना शुरू हो गई, पहले वीन साहब ने क्या किया, एक ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। और वो ग्राफ कैसे बनाया देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। उन्होंने क्या किया, एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर रख दी। एनर्जी रेडिएशन की जो एनर्जी थी वो यहां इस वाई एक्सिस में रख दी। और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ यहां पर रख दी। यहां पर उन्होंने वेवलेंथ रख दी और वेवलेंथ को लैम्डा से शो किया जाता है। यहां पर देखिए अब उनका जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का, वो प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ब्लैक बॉडी को हीट अप किया। इस ब्लैक बॉडी को इतना हीट अप किया, फर्ज कर ले के अकॉर्डिंग टू द बुक 4000 केल्विन तक हीट अप किया। यहां पर इस ब्लैक बॉडी को उन्होंने विलियम वीन ने इस ब्लैक बॉडी को हीट अप करते गए और उन्होंने 4000 केल्विन तक इस ब्लैक बॉडी को हीट अप किया। 4000 केल्विन पर क्या हुआ, इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो रेडिएशन कैसी थी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो 7 कलर होते हैं, ये हमारे पास है वेवलेंथ, उनकी कैसे होती है वेवलेंथ। यहां पर कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लीस्ट वेवलेंथ, और ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, ग्रेट। इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, हमें ये पता है। यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर वीन साहब ने देखा कि भाई ये जो रेडिएशन हैं, इन रेडिएशन में बहुत सारे कलर्स होते हैं, इन रेडिएशन में सारे कलर्स होते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी को जब हीट अप किया जाता है तो वो हर तरह की रेडिएशंस को एमिट करती है। वीन साहब ने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो वेवलेंथ यहां पर फर्ज कर ले ये रेड कलर की वेवलेंथ है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर निकल रहा था उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, 0 से यहां तक 8000 एंगस्ट्रॉम। यहां पर देखें इसकी वेवलेंथ तो ज्यादा है, हम मानते हैं।
पर वो जो रेडिएशन में रेड कलर था, उस रेड कलर के पास कितनी एनर्जी थी उन्होंने काउंट किया और यहां पर कोई एक पॉइंट रख दी, ये इतनी एनर्जी थी। ये जो एनर्जी है, ये पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पॉइंट ये जितनी हाइट पर होगी, हाइट वाई एक्सिस को दिखाती है। यहां पर उन्होंने कुछ नंबर्स रख दिए थे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के, 10 जूल, 20 जूल, 1000 जूल, लाख जूल, करोड़ जूल, मींस एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी के लिए यहां पर नंबर लगा दिए थे। और इसकी हाइट फर्ज कर ले 5 पॉइंट ऊपर थी, 5 पॉइंट पर फर्ज कर ले 10,000 जूल एनर्जी थी। मतलब ये कि रेड कलर जो इस रेडिएशन में था वो कितनी एनर्जी रख रहा था, 10,000 जूल एनर्जी। और उसी वक्त रेड कलर के अलावा येलो कलर भी तो था, येलो कलर की वेवलेंथ कम होगी किससे, रेड से। तो यहां पर येलो कलर के लिए फर्ज करने में ये पॉइंट बना रहा हूं, हमने देखा कि भाई ये जो येलो कलर की पॉइंट है इसकी वेवलेंथ कम है रेड से, तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। इस रेडिएशन में येलो कलर के पास हमने देखा रेड से ज्यादा एनर्जी थी। ऐसे ही हमने देखा कि भाई ब्लू भी था, ग्रीन भी था, यहां पर किसी के पास ज्यादा एनर्जी थी, किसी के पास कम एनर्जी थी। ये एनर्जी का इन पॉइंटों को अगर आप मिलाओगे तो यहां पर आपको एक कर्व मिलेगा। ये जो कर्व है, कर्व ग्राफ, ये आपको बताएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेगुलर मैनर में नहीं हो रही। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम एनर्जी ले रहा है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा एनर्जी ले रहा है। जिस वेवलेंथ के पास, फर्ज कर लें कि ग्रीन के पास, फर्ज कर लें कि यहां पर ग्रीन था, ग्रीन की वेवलेंथ उनसे कम है, यहां पर ग्रीन वाली पॉइंट पर हमें ये पॉइंट मिली। यहां पर क्या था, यहां पर फर्ज कर लें ये ब्लू है, यहां पर ब्लू के अलावा इंडिगो है, यहां पर वायलेट है, ऐसा है। यहां पर देखें इस ग्राफ में सिर्फ ग्रीन वाली पॉइंट पर हाईएस्ट एनर्जी की पॉइंटें हैं, मतलब हाइट है। हाइट क्या डिफाइन करेगी, एनर्जी कितनी है। मतलब इन सारी पॉइंटों में से कौन सी पॉइंट है जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि भाई इस ग्राफ में तो पता चला कि ग्रीन के पास ज्यादा एनर्जी है। तो यहां पर लैम्डा मैक्स किसको बोला जाएगा, ग्रीन कलर की वेवलेंथ को, इस ग्राफ में। फिर ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ किस टेम्परेचर पर हमें मिला था, 4000 केल्विन टेम्परेचर पर हमें मिला था। वीन साहब ने इस तजर्बे को फिर से रिपीट किया और उन्होंने देखा कि भाई 5000 केल्विन पर हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनता है। यहां पर हमने देखा कि भाई ये जो हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह से बन रहा है, ये हमारे पास ग्राफ है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट देख रहे हैं हम, ये पॉइंट एक ब्लू कलर के पास है। मतलब ये कि अगर 5000 केल्विन पर हम देखें तो जो लैम्डा मैक्स ग्रीन दिखा रही थी, ग्रीन कलर के पास भाई ज्यादा एनर्जी है। अब ऐसा नहीं है, इस ग्राफ में पता चला कि भाई ज्यादा टेम्परेचर पर और छोटी वेवलेंथ होगी, उसके पास ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। और आपने अगर इसको और ज्यादा ब्लैक बॉडी को हीटअप किया तो आपको 6000 केल्विन टेम्परेचर पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये रहा वो ग्राफ। यहां से आपको पता चल ही जाएगा कि भाई अब लैम्डा मैक्स फिर पीछे शिफ्ट हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर हमें पता चला कि भाई जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक नया कर्व मिलता जाएगा एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वो पॉइंट जो मैक्सिमम एनर्जी रखेगी कम वेवलेंथ वाली होगी। मतलब ये, और वो कम वेवलेंथ वाली तो होगी, टेम्परेचर के और ज्यादा बढ़ाने से वो और ज्यादा कम होती जाएगी। मतलब अगर 4000 केल्विन पर ग्रीन कलर की एनर्जी ज्यादा थी तो 5000 पर ब्लू की ज्यादा होगी, 6000 पर
इंडिगो की ज्यादा होगी, और यहाँ पर 7000 पर क्या होगा, वायलेट कलर की एनर्जी ज्यादा होगी। ये हमारे पास वायलेट कलर, और अगर ज्यादा तो और हमें ज्यादा ये कर्व मिलते जाएंगे। मतलब ये कर्व्स हमें बताते हैं कि ये सारे के सारे जो कर्व्स हैं, एक ही कर्व की बात करें तो एक ही कर्व में हमें पता चलता है कि भाई जो कम वेवलेंथ रखेगी पॉइंट उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और वो कोई एक पॉइंट ही रहेगी। मतलब ये वाली पॉइंट है ना, अगर मैक्सिमम एनर्जी रख रही है तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में क्या होगा, दोनों में ऐसा होगा कि भाई यहाँ पर इस साइड में भी कम एनर्जी वाली पॉइंटें होंगी, यहाँ पर भी कम एनर्जी वाली पॉइंटें होंगी। इस वाले ग्राफ में भी ऐसा होगा। आगे दूसरे लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, वो आसान तरीका है, वो समझा दूंगा। पर यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। अब क्या होता है, अब होता है यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वीन साहब ने एक कैलकुलेशन की, उन्होंने पता लगाया कि भाई इस ग्राफ में ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली, उन्होंने लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, और इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। उनको एक नंबर मिला 2.9 इंटू 10 पावर -3। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जब दूसरा ग्राफ हासिल किया, उस ग्राफ में उन्होंने देखा वो शार्टर वेवलेंथ, शार्टर मैक्सिमम वेवलेंथ ये वाली पॉइंट है, इस वेवलेंथ की वैल्यू इतनी तो नहीं होगी ना, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको यहां पर रखा और उसको मल्टीप्लाई किया उसी के टेम्परेचर से, मतलब 5000 से, और फिर इस तजर्बे को देखा तो वैल्यू कितनी आई, 2.9 इंटू 10 पावर -3। फिर दूसरा एक कर्व ग्राफ बनाया तजर्बा करके, उस तजर्बे में से ये कर्व ग्राफ मिला, इसमें ये मैक्सिमम एनर्जी वाली पॉइंट को इसी के टेम्परेचर से, मतलब 6000 से मल्टीप्लाई किया तो उसको यही वैल्यू मिली। इस वाली पॉइंट को इसी के टेम्परेचर 7000 केल्विन में से मल्टीप्लाई किया तो उसको कितनी वैल्यू मिली, 2.9 इंटू 10 पावर -3। अच्छा, इसका यूनिट होगा मीटर केल्विन। ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, उन्होंने ये साबित किया इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में से, और मैथमेटिकली भी साबित किया। उन्होंने मैथमेटिकली ये साबित किया कि भाई ये जो हमारे पास शार्टर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, शार्टर वेवलेंथ एट मैक्सिमम एनर्जी होगी, उसको जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हर ग्राफ के लिए वो वैल्यू सेम ले आएगा, 2.898 या फिर 2.9 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन। ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी के एक एप्लीकेशन ने उनको एक नोबेल प्राइज के हकदार भी बनाया। कौन सी एक थ्योरेटिकल पॉइंट थी, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास स्टार है सन, इस सितारे में से हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं। ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये इस सितारे में से हमारी ये अर्थ है, अर्थ तक ये रेडिएशंस आ रही हैं। तो ये बताइए, ये सन भी तो एक ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है, तो ये अगर ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो भी कुछ ऐसे ही बनेंगे। वो जो ग्राफ होंगे वो बताएंगे कि भाई वो ऐसी एक पॉइंट रखेंगे जिसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। सीधी सी बात है, इसके लिए 4 ग्राफ नहीं बनेंगे, इसके लिए सिर्फ एक ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये एक ही बार हीटेड अप हुआ पड़ा है, और इसके लिए सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा। और उन्होंने इसके टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए एक ग्राफ बनाया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सितारे, इस सन में से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी में से कौन सी वेवलेंथ ज्यादा निकल रही है। आपको भी पता होगा कि येलो और ऑरेंज की कलर की लाइट इस सन से ज्यादा मिकदार में निकलती है, बाकी सब भी निकलती हैं पर ज्यादा मिकदार में कौन सी निकलती है, येलो और ऑरेंज। वायलेट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 8000 एंगस्ट्रॉम। और उन्होंने एक तजर्बा किया, उस तजर्बे में से उनको लाइट का एक फेनोमेनन होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उनमें से उनको पता चला कि भाई सन में से जो लाइट आ रही है मैक्सिमम लैम्डा मैक्स उसमें कितनी है,
47,553। ये हमारे पास एक वेवलेंथ है। यहाँ पर उन्होंने एक वेवलेंथ को देखा कि भाई ये इतनी वेवलेंथ आ रही है हमारे पास। ये जो वेवलेंथ है एंगस्ट्रम में होती है। यहाँ पर 4700 सॉरी 4000 होगा 4753 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास वेवलेंथ है। इस ये जो सितारा है, सन है, उसमें से जो मैक्सिमम वेवलेंथ रखे जो एनर्जी, वो वेवलेंथ वो एनर्जी इस वेवलेंथ की होती है। तो सितारे सन में से ये मैक्सिमम वेवलेंथ निकलती है। अगर सन में से जो रेडिएशन आ रही है उनमें से लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये है, तो आप यहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू रखें 4753 एंगस्ट्रॉम into 10⁻⁻10, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 2.9 into 10⁻⁻3। अगर इसको यहां पर शिफ्ट करें तो शिफ्ट करके डिवाइड कर लें तो आपको जवाब मिलेगा 6450 या तकरीबन 6000 ही कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6000 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो सन के लिए भी, सन जो रेडिएशंस हमारे पास भेज रहा है, तो उन रेडिएशंस के पास भी ये प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस आपको ये देखना है कि आने वाली रेडिएशन में से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है। अगर वो मिल गई तो मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर टी आपके पास नहीं हो तो इसको उस साइड में डिवाइड में रख दें और आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 6000 केल्विन। मतलब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल गया इस सितारे का। सो इस सितारे का मींस सन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर सरफेस पर कितना है, 6000 केल्विन। इसका इंटीरियर टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ पर हमें पता चला कि भाई सन का जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 6000 केल्विन। इसके रिगार्डिंग एक और साइंटिस्ट भी थे, स्टीफेंस लॉ। उन्होंने भी एक लॉ बनाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। उन्होंने कहा कि भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉइंट भी हाइट बढ़ाती जाती है। मतलब ये कि जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन बनाई एनर्जी और टेम्परेचर के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट एनर्जी radiated per second per square meter is directly proportional to fourth power of absolute temperature। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, पर एनर्जी ऐसा नहीं होगा, लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड जो एमिट होगी, एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड किसी ब्लैक बॉडी में से रेडिएट होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से। मतलब टेम्परेचर का जो फोर्थ पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी का। अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे मींस 6000 में से 12000 टेम्परेचर कर देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, पर कितने दफा बढ़ेगी, 2 to the 4 4 4 the 16 मींस 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ट्रिपल कर दिया तो फिर जो एनर्जी बढ़ेगी वो 81 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 मर्तबा बढ़ा दिया तो एनर्जी जो बढ़ेगी उसका जो इंक्रीज आएगा वो आ जाएगा 256। और अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 5 मर्तबा बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी 625 मर्तबा। यहां से हमें पता चला कि भाई एनर्जी जो किसी ब्लैक बॉडी में से निकलती है उसकी रेडिएशन के लिए ये 2 लॉज हैं। और एक दूसरी आखिरी बात वो भी आप इस लॉ में जानिए तो अच्छा होगा। यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास अर्थ है,
इस अर्थ के ऊपर गैस का एक लेयर होता है जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, इनके पास हीट को ट्रैप करने वाली क्वालिटी होती है। ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इनके पास हीट को ट्रैप करने की एक खासियत होती है। फर्ज कर लें कि सितारे में से, सन में से हीट आ रही है। जैसे ही हीट आएगी तो आने वाली जो एनर्जी होगी, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लैम्डा मैक्स क्या होगी? कम होगी। मतलब ये कि इसकी जो लैम्डा मैक्स होगी और इसकी जो लैम्डा मैक्स होगी वो बहुत बहुत कम होगी। मतलब आने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होगी और आने वाली वेवलेंथ की साइज इतनी छोटी होगी कि वो इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिप करके आगे चली आएंगी, मतलब चीर कर आगे आ जाएंगी। और जैसे ये वेव्स ऑफ हीट अंदर आ जाएंगी, दाखिल हो जाएंगी, दाखिल होने के बाद ये टकरा कर अर्थ के कुछ एनर्जी, यानी कि इसका जो हिस्सा होता है वो अर्थ से टकरा कर वापस पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो एनर्जी का हिस्सा टकरा कर पीछे चला जाता है तो टकराने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है। कम होने के बाद वेवलेंथ बढ़ जाती है, लैम्डा मैक्स इसकी बढ़ जाएगी। तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाने की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसको चीर कर आगे नहीं जा पाएगी, जिस वजह से वो वहीं पर ट्रैप हो गई और वो फिर से नीचे आएगी और यहाँ पर अर्थ पर सफोकेशन बढ़ती जाएगी। और अगर आपने इस ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते गए तो फिर ट्रैपिंग वाली कंडीशन बढ़ती चली जाएंगी और इस इफेक्ट को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक तरीका यह भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ाते जाएं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बढ़ाया तो फिर क्या होगा? आने वाली रेडिएशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होने की वजह से आ तो जाएंगी पर जा नहीं पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी? क्योंकि वो ट्रैप हो जाएंगी और ज्यादा ट्रैप होने की वजह से जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर गर्म होता जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का तरीकेकार हम इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड के काम होते हैं जैसे धुआं या फिर ऐसे कुछ व्हीकल वगैरह कम चलाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा चलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा निकलेगी और ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होगी। तो अच्छा है तो कार्स वगैरह या बाइक्स बेच दें, साइकिल ले लें, साइकिल से सवारी कर लें। क्या यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो बढ़ जाएगा, हम तो जी जाएंगे पर यहाँ पर हमारे जो आने वाली नस्लें होंगी उनके लिए बहुत दुश्वारी होगी। सो प्लीज यहाँ पर ये टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ जाएं और इनमें से जो चीजें नहीं समझ में आई वो कमेंट करें।